नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकॉनमी टुडे। कारोबार जगत की तमाम खबरों पर हमारी रहती है नज़र। मैं हूं अजय मिश्र। हम आपको बताएंगे कि स्टील सेक्टर में वो कौन सी उपलब्धियां हैं जो भारत ने हासिल की है और आगे जाते हुए किस तरह से ये एक बड़ा फोकस होने वाला है मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से, और दूसरे सेक्टर पर इसका क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, और कच्चे तेल के दाम क्यों भारत के लिए अच्छी खबर है। सबसे पहले टॉप लाइन्स पे निगाह डालें। कच्चे तेल के दाम 3 महीने के निचले स्तर पर पहुंचे। अमेरिका में तेल उत्पादन बढ़ने से दाम में आई कमी। ब्रेंट क्रूड का भाव $81 प्रति बैरल और अमेरिका में तेल का भाव $77 प्रति बैरल के करीब पहुंचा। केंद्र सरकार ने अरहर और उड़द दाल पर लागू स्टॉक लिमिट में बदलाव करते हुए दोनों दालों पर मौजूदा स्टॉक लिमिट को बढ़ा दिया है। संशोधित स्टॉक लिमिट तत्काल प्रभाव से लागू होगी। सरकार ने थोक कारोबारियों को प्रत्येक दाल का 200 टन स्टॉक रखने की इजाजत दी। भारत से फाइल किए जाने वाले पेटेंट की संख्या में 31% से ज्यादा की बढ़ोतरी। साल 2022 में 55,700 से ज्यादा पेटेंट्स फाइल किए गए। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट। और सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन बुधवार को बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। कल नुकसान के साथ बंद हुए थे सेंसेक्स और निफ्टी। ये कुछ टॉप लाइंस आपकी स्क्रीन पर जिन पर हम और भी तफसील से बात करेंगे, खुलासा करेंगे इन सभी खबरों का। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। क्रूड ऑयल, कच्चे तेल के दाम लगातार गिर रहे हैं और इसलिए इस पर हमने ख़ास तवज्जो देने की आज कोशिश की है। $81.66 का ये स्तर अभी आप देख रहे हैं। दरअसल अमेरिका में लगातार कच्चे तेल के दाम में बढ़त दर्ज की जा रही है और इसलिए ये जो बढ़ोतरी हो रही है आप देख रहे हैं, बहुत ही कम बढ़ोतरी, या फ्लैट कह सकते हैं। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर, दाम घटे हैं। अक्टूबर महीने में अगर हम देखें तो तेल के दाम में 10% की गिरावट दर्ज की गई है। दरअसल इजराइल हमास संघर्ष के करीब 33 दिन होने के और इसीलिए ये पूरा का पूरा जो बाजार था कच्चे तेल का वो काफ़ी घबराया हुआ था। लेकिन जुलाई से अब तक देखें तो 4% गिर चुका है कच्चा तेल। अमेरिका में उत्पादन में बढ़ोतरी से कच्चे तेल के दाम घटे हैं। कितना उत्पादन बढ़ा है वो भी आपको बताते हैं। अमेरिका में तेल के दाम में अक्टूबर से 10% तक की जो है वो गिरावट दर्ज की गई है और 12 मिलियन बैरल प्रति हफ्ते की बढ़ोतरी हुई है अमेरिका में। तो उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। अमेरिकी क्रूड ऑयल प्रोडक्शन में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है और इसी वजह से जो क्रूड ऑयल के दाम है वो लगातार गिरते जा रहे हैं। अक्टूबर में 10% तक गिरे थे। एक हफ्ते में हम देखें तो 4% से ज़्यादा जो दाम है वो गिर चुके हैं। बीते हफ्ते भी 6% से ज़्यादा की गिरावट दिखाई दी थी। तो आज ये बड़ी खबर क्रूड ऑयल के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में हम जानते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा कच्चा तेल आयात करना पड़ता है और ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी खबर है कि कच्चे तेल के दाम थोड़ा सा बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। आगे जाते हुए कैसे पैन आउट करेंगे उस पर हमारी लगातार निगाह रहेगी। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरी बड़ी खबर है जो पल्सेस स्टॉक को लेकर के केंद्र सरकार ने अरहर और उड़द दाल पर लागू स्टॉक लिमिट में बदलाव किया है। दोनों दालों पर मौजूदा स्टॉक लिमिट को अब बढ़ा दिया गया है। संशोधित स्टॉक लिमिट तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगा। सरकार ने थोक कारोबारियों को अब दाल का 200 टन स्टॉक रखने की इजाजत दी है। पहले ये कारोबारी केवल 50 लाख टन तक ही दाल अपने पास रख सकते थे। खुदरा दाल कारोबारियों को दोनों दालों में से प्रत्येक का 5-5 टन स्टॉक रखने की अनुमति होगी। इससे फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। बिग चेन रिटेलर प्रत्येक खुदरा आउटलेट पर इनका 5-5 टन का स्टॉक रख सकते हैं, जबकि डिपो या फिर वेयर हाउस में दाल रखने की जो लिमिट है वो 200 टन होगी। पहले डिपो पर दाल रखने की लिमिट 500 टन थी। मिलर पिछले 3 महीने से उत्पादन या फिर वार्षिक क्षमता का 25%, इनमें से जो कुछ भी ज़्यादा है उतना ही स्टॉक रख सकते थे। पहले मिलर के लिए स्टॉक लिमिट 1 महीने के उत्पादन या फिर वार्षिक क्षमता का 10% था। और आपको ये भी बताएं कि ये जो मिलर्स हैं उनको लगातार सरकार को अपडेट करना पड़ता है उनके स्टॉक लिमिट को लेकर के, और ये सरकार इसलिए कर रही है क्योंकि जो सप्लाई है वो डिसरप्ट ना हो और एक सामंजस्य बिठाया जा सके सप्लाई और उत्पादन के बीच में। गिफ्ट निफ्टी पर निगाह डालते हैं। बाजारों की शुरुआत किस तरह से हुई, और अगर हम देखें तो जो सेंसेक्स और निफ्टी हैं उससे थोड़ी देर पहले अगर हम ओपनिंग पर निगाह डालें तो वहाँ पर सकारात्मक रुख आज हमें देखने को मिला है। आइए निगाह डालते हैं किस तरह से गिफ्ट निफ्टी की शुरुआत हुई। गिफ्ट निफ्टी आपकी स्क्रीन पर बहुत ही फ्लैट कारोबार। आज के शुरुआती कारोबार में जो संकेत मिल रहे थे 19,494 का स्तर में दिखाई दिया, लेकिन जो बाज़ारों की शुरुआत हुई है वो थोड़ी सी बेहतर हुई है।
और उस पर हम समझने की कोशिश करेंगे वो फैक्टर्स क्या हैं। पहला फैक्टर तो जो अच्छे कारोबारी नतीजे हैं। बहुत सारे जो कंपनियां हैं उन्होंने दूसरी तिमाही में यानी जो सितंबर तक की जो तिमाही थी वहां पर एक बेहतर प्रदर्शन किया और उसकी वजह से स्टॉक्स बेहतर कर रहे हैं। जो कारोबार है उसका रिफ्लेक्ट हो रहा है। चलते हैं देखते हैं सेंसेक्स और निफ्टी की आज की शुरुआत कैसी रही है। 160 अंक ऊपर करीब 65,101 के स्तर पर सेंसेक्स खुलता हुआ नज़र आया। अच्छे संकेत वहाँ से। और अगर हम निफ्टी देखें तो उसी तरह की तेज़ी हमें आज के ओपनिंग इंडाइसेस में दिखाई दी। 17 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा था। सेंसेक्स इस वक्त थोड़ा सा संभलता हुआ अपने ओपनिंग हाई से। सेक्टर्स पर निगाह डालें तो मिड कैप के साथ साथ जो स्मॉल कैप है उसमें भी बढ़त दिखाई दे रहा है और वहाँ पर ज़्यादा बढ़त है। इस वक्त देखिए 0.6% की बढ़त दोनों ही इंडाइसेस में दिखाई दे रही है। BPCL, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, एशियन पेंट्स और कोल इंडिया कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर 1 से करीब 1.5% तक की बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। और अगर हम इंडाइसेस की बात करें तो FMCG, हेल्थ केयर, मेटल्स, ऑयल एंड गैस, टेक्नोलॉजी, PSE यानी जितने इंडाइसेस हैं उस सभी के सब पॉजिटिव सेंटिमेंट के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सारे के सारे इंडेक्स हरे निशान के साथ इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। ये अच्छी खबर बाजार के लिए। और जहां पर थोड़ी सी गिरावट है वो भी हम आपको दिखाते हैं। टॉप लूजर्स हिंडाल्को करीब 0.8% की गिरावट के साथ। बजाज ऑटो 0.6% नीचे। ICICI बैंक में भी थोड़ी सी नरमी देखी जा रही है। बजाज फाइनेंस और नेस्ले इंडिया आपकी स्क्रीन पर 0.3-0.5% की गिरावट के साथ कारोबार करते नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा निगाह डाल लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स का और बताते हैं कि किस तरह से बिहेव कर रहे हैं अमेरिकी और यूरोपियन सेक्टर के बाजार। डाउ जोन्स फ्यूचर 25 अंक नीचे और S&P 500 116 अंक ऊपर। एक मिक्स्ड बाजार हमें दिखाई दे रहा है अगर हम अमेरिकी बाज़ारों की बात करें। यूरोपियन बाज़ार पर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से FTSE ने कारोबार किया शुक्रवार यानी कल के जो आंकड़े हैं। लंदन के स्टॉक्स काफ़ी फ्लैट कल बंद हुए, 7 अंक नीचे केवल। और CAC फ्रांस में 27 अंकों की गिरावट। डैक्स जर्मनी का जो बाज़ार है वो 16 अंक की बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नज़र आया। और आज जो एशियाई बाज़ार हैं उनका भी रुख देख लेते हैं किस तरह से आज शुरुआती कारोबार में एक मिक्स्ड ट्रेंड हमें देखने को मिला। निकी 92 अंक नीचे 32,180 के स्तर पर। हैंगसेंग और हैंगसेंग में बढ़त और कॉस्पी में गिरावट देखने को मिल रही है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हमारा आज का फोकस, बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट हमारे साथ होंगे। कहीं मत जाइए, एक्सक्लूसिव देखते रहिए। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकॉनमी टुडे और अब वक्त हो चला है आज के फोकस का। आज के फोकस में चर्चा होगी स्टील इंडस्ट्री की। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है स्टील का, क्योंकि बुनियादी ढांचे में इस्तेमाल होता है। देश को विकसित राष्ट्र बनाना है तो स्टील इंडस्ट्री पर निगाह रखना एक बहुत बड़ा संकेत कह सकते हैं आप। भारतीय इस्पात संघ यानी ISA का चौथा इस्पात सम्मेलन कल हुआ। उसको संबोधित करते हुए उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत के स्टील और एल्यूमिनियम पर किसी भी तरह के अवांछित टैक्स या फिर लेवी को स्वीकार नहीं किया जाएगा। घरेलू इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश सरकार की तरफ से, बड़ा भरोसा कल पीयूष गोयल साहब ने दिया है। आइए सुनते हैं। We will always find innovative solutions, but I can assure you that India will not be accepting unfair taxes or unfair levies being put on Indian steel industry or Indian aluminium or any other industry. I think that collectively the world will have to take a view on this, and we shall be focusing our energies to get other countries on board to address this very serious concern that CBAM has generated.
उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया क्वालिटी स्टील के उत्पादन के लिए भारत की ओर देख रही है और पीएलआई स्कीम से भी इस सेक्टर को फायदा मिलने की उम्मीद है। World is also looking to India to provide a credible alternative with fair business practices as India is known to have, and ensure that the world gets adequate steel. The PLI for specialty steel is another initiative which I hope will help us meet the variety of needs of steel for the nation and help us to move from a net importer of steel to a net exporter of steel in the very near future. चलिए अब इस सेक्टर के ओवरव्यू के लिए आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। श्री नागेंद्र नाथ सिन्हा जो कि इस्पात सचिव हैं, स्टील सेक्रेटरी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर वक्त निकालने के लिए। पहला सवाल अगर मैं आपसे ये समझ पाऊं कि बीते 10 से 12 सालों में स्टील सेक्टर में ऐसा क्या हुआ कि एक जबरदस्त उछाल देखने को मिला है, वो पॉजिटिव फैक्टर्स जो आज पूरी दुनिया के सामने भारत की स्टील इंडस्ट्री ने अपने प्रदर्शन के जरिए रखा है? अब 2-3 चीज़ों की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि की रफ्तार है वो काफ़ी तेज़ हुई है और अर्थव्यवस्था की वृद्धि से जुड़ा हुआ है स्टील की खपत। इसके कारण भी स्टील इंडस्ट्री को और स्टील की खपत को काफ़ी बढ़ावा मिला है। दूसरा जो मेरे विचार में सबसे महत्वपूर्ण कदम है कि भारत सरकार ने और उनके साथ साथ राज्य सरकारों ने अपने यहाँ आधारभूत संरचनाओं पर खर्च को बहुत तेज़ी से बढ़ाया और इस वर्ष आपको जैसे कि जानकारी होगी कि लगभग 4.5% भारतीय अर्थव्यवस्था का इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च हो रहा है। इसके अलावा भारत सरकार ने स्टील उद्योग को बढ़ाने के लिए, स्टील खपत को बढ़ाने के लिए कई सारे कदम उठाए हैं। तो कुल मिला जुला के इन तीनों कारणों का और उनके साथ साथ जुड़े अन्य कारणों का काफ़ी बड़ा प्रभाव पड़ा है स्टील उद्योग पर और स्टील की खपत पे। सर आपने कल के जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें एक बड़ा आंकड़ा दिया देश को कि 161 मिलियन टन के कैपेसिटी पर इस वक्त हमारा जो इंडियन स्टील सेक्टर है पहुंच चुका है। थोड़ा सा लक्ष्य बताएं 2030 तक जो 300 मिलियन टन का है उसको प्राप्त करने के लिए क्या कुछ हमारी स्ट्रैटेजी है और क्या हम उस दिशा में अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं? जैसे कि आपने देखा होगा कि स्टील की खपत तेज़ी से बढ़ रही है और जिस खपत की जो गति है बढ़ने की उससे हम काफ़ी कन्विंस्ड हैं कि हम हमारी जो 300 मिलियन टन 2030 तक की उत्पादन का लक्ष्य है वो हम अवश्य प्राप्त कर लेंगे। पर साथ साथ मंत्रालय और उद्योग जगत दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो इसमें से एक बड़ा कदम है जो स्टील उद्योग के लिए जो रॉ मटेरियल्स लगते हैं उनकी व्यवस्था करने का। तो जहाँ तक आयरन ओर की बात है वो आयरन ओर तो भारत के खदानों से ही उपलब्ध हो जाता है। जी। हमारा उपक्रम ये है कि ये इन खदानों में से जो उत्पादन की स्थिति है उसको हम बरकरार रखें और उसको तेज़ी से बढ़ाएं ताकि हमारी जो 300 मिलियन टन उत्पादन की का लक्ष्य है उसके लिए आवश्यक रॉ मटेरियल आयरन ओर उपलब्ध हो। जहाँ तक कोक का सवाल है, कोक भारतीय खदानों से उतनी मात्रा में अपेक्षित गुणवत्ता का प्राप्त नहीं हो पाता है। तो इसके लिए हमें विदेशी स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। अब तक ऑस्ट्रेलिया हमारा सबसे बड़ा इंपोर्ट का देश था, अब हम उसको डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ अन्य फ्यूल मीडियम्स को भी हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। खपत की के लिए ज़रूरी है और कि हम जो रॉ मटेरियल्स हैं और जो प्रोड्यूस्ड गुड्स हैं उनको खपत के केंद्रों तक हम पहुंचाएं। तो इसके लिए लॉजिस्टिक्स के इम्प्रूवमेंट पर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। स्किल डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिससे कि जो हमारा स्टील उद्योग है वो अपेक्षित
कार्बन उत्सर्जन इत्यादि के लक्ष्यों को प्राप्त करे, अपेक्षित गुणवत्ता प्राप्त करे, टेक्नोलॉजी का अपेक्षित स्तर प्राप्त करे, ताकि इसके बने उत्पाद देश के उद्योगों को और बाहर के लिए जो निर्यात होता है उसके लिए अपेक्षित गुणवत्ता की स्टील उत्पादित कर सकें, और जो उद्योग यहाँ के स्टील पर निर्यात के लिए निर्भर हैं तो उनको भी अपेक्षित गुणवत्ता का स्टील निर्भर मिले। इसके अलावा हम अपने देश में कुछ स्पेशल स्टील होते हैं, उनके उत्पादन की वृद्धि के लिए PLI पर भी हमने ध्यान दिया है, जिससे कि उन सभी स्पेशल ग्रेड्स जिन पर अब तक हम मुख्यतः आयात पर निर्भर थे, उन सब को हम अपने देश में ही उत्पादन कर सकें। सर, अच्छा है कि आपने PLI का जिक्र किया, क्योंकि मैं आपसे सवाल करने वाला था। मैं एक चीज और कहना चाहूँगा कि जी, तो मेरा सवाल था सर, ये जो PLI स्कीम है, मैं एक चीज और कहना चाहता था कि हमारे अपनी बात पूरी करें सर। हाँ, मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूँ कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसने ट्रेड और ड्यूटी स्ट्रक्चर्स पे भी काफ़ी ध्यान दिया है, ताकि ये स्ट्रक्चर्स रैशनलाइज हों और हमारी इंडस्ट्री के सपोर्ट में रहें और हमारे देश से निर्यात के सपोर्ट में रहें, और जहाँ तक संभव हो जो रॉ मटेरियल्स का आयात आसानी से संभव हो, जो हमारे उद्योग के लिए ज़रूरत है, और जो उत्पादित सामग्री है उसको निर्यात के लिए बढ़ावा प्राप्त हो सके। तो ये इन दोनों के बीच में भी जो रैशनल ड्यूटी स्ट्रक्चर है उसके लिए भी भारत सरकार ने काम किया है। सर, हम आपसे वही समझना चाह रहे थे कि आपने जिक्र किया कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली तकनीक को बढ़ावा देने के लिए स्किल एंड रिसर्च डेवलपमेंट पर फोकस किया जा रहा है। एक मुद्दा यह भी आ रहा है कि कार्बन क्रेडिट या फिर कार्बन टैक्स की बात हो रही है, इस पूरे सेक्टर को जो प्रभावित कर सकती है। ये पूरा मामला है क्या सर, और कैसे हम लोग प्लान कर रहे हैं किसी भी तरह का अनड्यू प्रेशर उद्योग पर ना आए और इस परेशानी से हम बाहर निकाल पाएं उद्योग को? देखिए, आपको जानकारी होगी कि हमारे यहाँ पर परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड स्कीम नेशनल मिशन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी के तहत गठित की गई थी। तो उसने लगभग 197 बड़े इस्पात उद्योगों के लिए लक्ष्य रखा था कि अपने उद्योगों से कार्बन उत्सर्जन का एक वांछित स्तर प्राप्त करें। हमारे उद्योगों ने काफ़ी उन्हें प्राप्त भी कर लिया है, और इसके कारण जो कार्बन क्रेडिट उन्हें मिल रहा है उसके लिए वो दूसरों को बेचने की स्थिति में है। अब 2022 में एक एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट पारित हुआ है। उस के तहत नेशनल कार्बन ट्रेडिंग स्कीम बनाई जा रही है, जिससे जो कार्बन क्रेडिट अवेलेबल होता है, उपलब्ध होता है, उसकी मार्केटिंग की अपेक्षित व्यवस्था हो पाए। तो एक एस्पेक्ट तो यह है कि जो उद्योग उनको जो लक्ष्य दिए गए हैं उनको प्राप्त करते हैं, उनके लिए एक आय का एक अतिरिक्त स्रोत इस तरह के माध्यमों से उपलब्ध हो जाता है। हमारा उपक्रम ये है, हमारा लक्ष्य ये है कि जो हमारे उद्योग जगत हैं स्टील क्षेत्र में, उन सब को अपने कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो भी वांछित पॉलिसी सहयोग मिलना चाहिए वो उनको प्राप्त हो सके। तो इसके लिए हम लोगों ने 13 क्षेत्रों में अध्ययन कराया है जो इससे जुड़े हुए हैं, और उनसे जो भी हमें लर्निंग्स प्राप्त होगी उन लर्निंग्स का हम उपयोग करेंगे। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एनर्जी का कैसे एफिशिएंट यूटिलाइजेशन किया जा सके, जी सर, जो उसमें रॉ मटेरियल्स लगता है उसकी तैयारी कैसे हो जिससे कि हमारा उत्पादन कम से कम कार्बन उत्सर्जन से हो सके, रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग कैसे हो। जी सिन्हा साहब, मैं आपसे ये समझना चाह रहा था कि आगे जाते हुए आप किस तरह से जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं, और स्टील सेक्टर में अगर उत्पादकता को हमें बढ़ाना है, हमें अपने क्वालिटी को अगर इम्प्रूव करना है, तो
निवेश चाहिए, बहुत बड़ी संख्या में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। मुझे याद आ रहा है कि आर्सेलरमित्तल जैसी बड़ी कंपनियां भारत में स्टील में इन्वेस्टमेंट करने को उत्सुक थी, लेकिन पता नहीं किन वजहों से वो अभी तक आ नहीं पाए। अट्रैक्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट हम लोग क्या कर रहे हैं, और क्या हमें कुछ बड़े इंटरेस्ट दिखाई दिए हैं कुछ देशों से इस पूरे सेक्टर में बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए? सर, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट करना चाहूँगा। आर्सेलरमित्तल इस देश में आज बहुत बड़ा स्टील इन्वेस्टर है। आज मैं आपको बता दूं कि जो एसआर स्टील था, उसको उन्होंने लगभग 40,000 करोड़ से ज़्यादा की लागत पर निप्पन स्टील के साथ लिया था, और अब उन्होंने 10 मिलियन टन का अतिरिक्त उत्पादन का लक्ष्य घोषित किया है, और उसके लिए जापानीज़ बैंकों एवं अन्य बैंकों से वो बातचीत कर रहे हैं। मेरे विचार से आज की दिन में जो भारतीय स्टील जगत है, उसमें वो देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में सबसे तेज़ी से इस्पात जगत में वृद्धि कर रहा है। इसे आप वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के भी जो आंकड़े समय समय पर निकलते रहे, उससे भी ये बात देखी जा सकती है। तो आज देश में जहाँ तक स्टील के में निवेश के लिए ज़रूरत है, वो मेरे ख्याल में मार्केट ही इसको उपलब्ध कराता है। और इसके अलावा जो स्टील मंत्रालय और भारत सरकार की इस्पात उद्योग के लिए जो प्रोत्साहक नीतियां हैं, वो ही इसे पर्याप्त बढ़ावा देती हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर इस्पात उद्योग को और सपोर्ट की ज़रूरत है, और वो सर्टेनली ये है कि जो कार्बन इमिशन में रिडक्शन लाने का है, उसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है, और उसको कैसे हम प्राप्त करें, ये एक हमारे लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। और मेरे विचार पे चूँकि इस पे विचार चल रहा है, और न ही सिर्फ स्टील क्षेत्र में बल्कि बाकी अन्य क्षेत्रों में भी विचार चल रहा है, तो हमें लगता है कि हम निश्चित तौर पे इसका भी समाधान ढूंढने में सफल होंगे। नगीना सिन्हा जी, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, और ख़ास तौर पर इकॉनमी टुडे में अपनी बात रखने के लिए भारतीय स्टील सेक्टर। और बहुत शुभकामनाएं आपको। जो PLI स्कीम आप लेकर के आए हैं, उद्योग जगत ने मोटे तौर पर उसका स्वागत किया है। बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में जैविक उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित करेंगे। इस दौरान छोटे और सीमांत किसानों के लिए सहकारी समितियों की भूमिका के साथ साथ जैविक उपज के महत्व पर भी चर्चा की जाएगी। संगोष्ठी का आयोजन नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड कर रहा है। अमित शाह संस्थान के लोगो, वेबसाइट और ब्रशेस का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण के अनुरूप भारत को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में वैश्विक उत्पादक बनने के लिए नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड को एक राष्ट्रीय स्तर की बहुराज्य सहकारी समिति के रूप में स्थापित किया गया। आपको बताएं कि देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 27 महीनों में कुल 54 कदम उठाए। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में संगीत उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। पीयूष गोयल ने कहा कि संगीत का लाइसेंस देने की जटिल प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम बनाया जाएगा। मंत्री ने यह भी घोषणा की कि 30 दिनों के भीतर एक सुझाव देने के लिए अनूप जलोटा जी की अध्यक्षता में एक समिति बनाकर इस पर चर्चा की जाए। सबकी राय को मद्देनजर रखते हुए मेरे मन में है कि श्री अनूप जलोटा जी को इस कमेटी के एक प्रकार से कन्वीनर के रूप में रिक्वेस्ट करेंगे। बाकी जो लीडर्स हैं इस इंडस्ट्री के, जावेद अख्तर जी हैं, भूषण कुमार जी हैं, विशाल जी हैं, तोरानी जी हैं, और अलग अलग जो सेगमेंट के लीडर्स हैं, वो सब इस कमेटी को मदद करके इसमें आपसी तालमेल बिठाने का काम करके अगले 30 दिन में सिंगल विंडो क्लियरेंस के साथ प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज के साथ एक प्रस्ताव केंद्र सरकार के समक्ष रखेंगे। और अब नजर डालते हैं व्यापार जगत की कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में।
केंद्र सरकार ने मंगलवार को नवंबर महीने के लिए राज्य सरकारों को 72,961 करोड़ रुपए का कर हस्तांतरण करने की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि इस कर हस्तांतरण की सामान्य तिथि 10 नवंबर है, जबकि ये स्वीकृति 7 नवंबर को ही दी जा रही है। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को गलत सूचना, डीप फेक और नियमों का उल्लंघन करने वाली अन्य सामग्री की पहचान करने की सलाह जारी की है। साथ ही सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को ऐसी सामग्री रिपोर्ट किए जाने के 36 घंटे के भीतर उन्हें हटाने की भी बात कही है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में भारतीय ग्रुप की प्रस्तावित 49% हिस्सेदारी खरीद को मंजूरी दे दी है। सौदे के तहत भारतीय लाइफ वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड ने एक्सा इंडिया होल्डिंग्स से भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस में 49% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में टायर निर्माता कंपनी अपोलो टायर्स लिमिटेड का समेकित लाभ दोगुने से ज्यादा बढ़कर के 474 करोड़ पर पहुंच गया। इसके लिए इस तिमाही में ऑटो बिक्री में बढ़ोतरी और कम इनपुट लागत को जिम्मेदार बताया जा रहा है। सरकारी स्वामित्व वाली पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का शुद्ध लाभ सितंबर महीने में समाप्त तिमाही में करीब 4% बढ़ा 3,771 करोड़ पर पहुंचा। कंपनी के निदेशक मंडल ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए 10 रुपए मूल्य के प्रति इक्विटी शेयर पर 4 रुपए के अंतरिम लाभांश को मंजूरी दी है। इंडिगो एयरलाइन को अगली तिमाही में करीब 35 विमानों को खराबी की वजह से खड़ा करना पड़ सकता है। एयरलाइन द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक प्रैट एंड व्हिटनी इंजन में पाउडर मेटल की समस्या की वजह से ये करना पड़ सकता है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज रुपए मूल्य वाले बॉन्ड के जरिए करीब 20,000 करोड़ रुपए जुटाने की कोशिश कर रहा है। रेटिंग एजेंसियों क्रिसिल और केयरेज ने 10 साल के इस बॉन्ड को स्थिर दृष्टिकोण के लिए AAA रेटिंग दी है। IRCTC ने मौजूदा वित्त वर्ष की जुलाई सितंबर तिमाही में 30% का इजाफा दर्ज किया और 294 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। टिकट और खान पान की बिक्री में वृद्धि की वजह से मुनाफे में ये बढ़ोतरी देखने को मिली है। वैश्विक कोवर्किंग कंपनी वीवर्क ने अमेरिका और कनाडा में दिवालियापन के लिए आवेदन किया है। कंपनी ने कहा है कि अमेरिका और कनाडा के बाहर उसके ऑफिसेज इस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। अमेरिकन एक्सप्रेस के एक सर्वे में सामने आया कि भारतीय बिजनेस वैश्विक लीडर के तौर पर उभर रहे हैं, जिसमें 72% लोगों को 2023 में B2B खर्च में बढ़ोतरी की उम्मीद है। ये वैश्विक औसत 49% से ज्यादा है। B2B खर्च में इस उछाल के पीछे खासतौर पर प्रौद्योगिकी निवेश को जिम्मेदार बताया जा रहा है। वैश्विक स्तर पर पहली बार अमेज़न ने 100% इलेक्ट्रिक वाहन के साथ साथ भारत में लास्ट माइल फ्लीट प्रोग्राम लॉन्च किया। ये प्रोग्राम 300 से ज्यादा डिलीवरी सर्विस पार्टनर्स को जीरो टेप लाइन एमिशन के साथ कस्टमर डिलीवरी में मदद करेगा। तो इकोनॉमी टुडे का आज के इस अंक में सिर्फ इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आगे है न्यूज़ एट 10 शैला निगार के साथ। देखते रहिए। नमस्कार। हाँ, मतलब मुझे लगा एक्सप्रेस हो गया क्या कल।